गंभीर से शहर तक आ रही मेन पाइपलाइन में लीकेज में सुधार का काम बुधवार रात तक जारी रहा। लीकेज वाला पूरा पाइप ही बदला गया। इसके बावजूद पुराने शहर के कई इलाके ऐसे हैं जहां छठे दिन बाद भी पानी नहीं पहुंच सका। गुरुवार सुबह जिन इलाकों में पानी सप्लाई किया गया वहां भी प्रेशर बहुत कम था। शनिवार सुबह से ही रामघाट पर छोटे पुल के पास गंभीर की मेन लाइन में हुए लीकेज को सुधारने की प्रक्रिया जारी है। 2 दिन तक शिप्रा नदी में पानी ज्यादा होने के कारण सुधार कार्य बाधित हुआ। रुद्रसागर की सीवरेज लाइन में लीकेज ने भी इस काम में परेशानी खड़ी की। 7 मोटर पंप जनरेटर सेट से जोड़कर गड्ढे को खाली करने के बाद सुधार कार्य की कोशिश हुई। पीएचई के कंट्रोल रूम प्रभारी कमलेश कजोड़िया की माने तो बुधवार सुबह भैरवगढ़, पिपली नाका, जानकी नगर, हम्मालवाड़ी, हेलावाड़ी, जानसापुरा, सुदामा नगर जैसे इलाकों में पानी नहीं पहुंच सका था। अमले ने बुधवार रात को जैसे तैसे काम चलाकर बुधवारिया, वृंदावनपुरा, छतरी चौक और मिर्ची नाला की टंकियों को भरा, लेकिन प्रेशर इतना कम था कि सुबह इन टंकियों के भी ऊंचाई वाले इलाकों में पानी नहीं पहुंच सका। कंट्रोल रूम प्रभारी के मुताबिक जिन इलाकों में बुधवार को भी पानी नहीं मिल सका है वहां सप्लाई की कोशिश की जा रही है। श्रावण मास के पहले सोमवार को महाकालेश्वर मंदिर में जो कुछ हुआ, जिस तरह से धक्का मुक्की हुई, हादसा होते हुए बचा, जो बदइंतजामी दिखी, उसने प्रशासन और पुलिस के अधिकारियों की चिंता बढ़ा दी है। नतीजा, महाकालेश्वर मंदिर में अब दर्शन की व्यवस्था बदल दी गई है। महाकालेश्वर मंदिर में अब श्रद्धालु 4 नंबर द्वार के बजाय शंख द्वार से प्रवेश करेंगे। निर्गम द्वार अलग होगा। पुजारी, पंडे और मीडिया कर्मियों के प्रवेश के लिए अलग गेट होगा। इसके अलावा प्रोटोकॉल के तहत मंदिर पहुंचने वाले वीआईपी दर्शनार्थियों के लिए अलग प्रवेश द्वार होगा। यह व्यवस्था ठीक उसी तरह की होगी जैसे शिवरात्रि पर्व पर लगाई थी। मंदिर के परिसर में और बाहर भी पुलिस कर्मियों की तैनाती बढ़ाई जा रही है। एसपी सत्येंद्र कुमार शुक्ला के मुताबिक अब श्रावण के प्रत्येक सोमवार को 1 से 1.5 लाख लोगों के लायक व्यवस्था बनाई जाएगी। निश्चित ही जैसा कोविड की जो परिस्थितियां उसके अनुरूप जो गाइडलाइन तय हुई थी और उसमें उस पहले सोमवार में कुछ भीड़ ज़्यादा हुई थी और उसको दृष्टिगत रखते हुए हम लोगों ने जो महाशिवरात्रि के दौरान जो व्यवस्था लगी थी, जो इसमें लगभग हमने 1.5 से 2 लाख श्रद्धालुओं को दर्शन कराया था, उसी अनुरूप व्यवस्था रहेगी। क्योंकि आप लोग जानते हैं कि अभी कुछ कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ वहाँ आसपास चल रही थी, जिसके कारण हमारी कुछ चिंताएं उसको भी दूर कर लिया गया है। अब महाकाल बाबा के मंदिर में जो शंख द्वार है, जहाँ सामान्य जन पहले भी प्रवेश पाते थे, वहीं से प्रवेश पाकर दर्शन करेंगे और जो निर्गम द्वार है उससे वापस आएंगे। इसके अलावा जो पुजारी हैं, पंडे हैं जो जाते हैं, उनके लिए अलग व्यवस्था रखी गई है और आपके सम्मानित मीडिया के साथियों के लिए एक अलग व्यवस्था बनाई जा रही है, जैसा पहला महाशिवरात्रि में बनाई गई थी। इसके अलावा जो प्रोटोकॉल के दर्शन हैं उनके लिए भी एक अलग व्यवस्था बनाई। इस तरह से पूरी जो व्यवस्था महाशिवरात्रि के दौरान लगाई गई थी, उसी व्यवस्था को हम लगा रहे हैं और स्मूथली दर्शन हो, इसकी पूरी इंतजाम किए जा रहे हैं। केंद्रीय जेल भैरवगढ़ में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। जेल में बंद रही एक विचाराधीन महिला कैदी ने जेलर संतोष कुमार लडिया और महिला वार्ड की प्रभारी सुनीता चौहान के खिलाफ गंभीर आरोप लगाए हैं। इस महिला का आरोप है कि जेल में उसे मानसिक और शारीरिक प्रताड़नाएं दी गई हैं। आरोप लगाने वाली महिला ने मुख्यमंत्री से लेकर जिला स्तर तक कई जगहों पर जेलर संतोष लडिया और सुनीता चौहान के खिलाफ शिकायती आवेदन भेजे हैं। शिकायत पर पुलिस द्वारा भी जांच आरंभ कर दी गई है। यह दास्तां जिस महिला से जुड़ी है वह पिछले साल शहर में हुए जहरीली शराब कांड की आरोपी थी। शराब कांड के मुख्य आरोपी सिकंदर की इस प्रेमिका ने भी जहरीला स्प्रिट खरीदने में उसकी मदद की थी। 24 मार्च को यह महिला जमानत पर रिहा हो चुकी है। जेल से बाहर आने के बाद लंबे वक्त तक यह महिला चुप रही। उसने अपने शिकायती आवेदन में लिखा है कि उसे खुद या परिवार के किसी सदस्य को झूठे केस में फंसाए जाने की आशंका थी, इसी वजह से लंबे वक्त तक वह चुप रही। इस महिला का आरोप है कि जेल में बंद रहने के दौरान 8-9 जनवरी की रात उससे रुपयों की मांग की गई। रुपये देने से मना करने पर शारीरिक रूप से प्रताड़ित कर अश्लीलता की गई। एसपी सत्येंद्र कुमार ने इस मामले में क्या कुछ कहा, आप खुद ही सुनिए। जेलर के खिलाफ कोई शिकायत आई है, किसी महिला ने कुछ आरोप लगाए, तो किस प्रकार का मामला था? 26 तारीख को एक शिकायत हमारे कार्यालय में इस बात की प्राप्त हुई थी कि उसमें एक महिला कैदी द्वारा कुछ वहाँ की गतिविधियों के संदर्भ में और उसके साथ जो व्यवहार हुआ उसके संदर्भ में शिकायत प्राप्त हुई है। उस शिकायत को संबंधित अधिकारियों के पास जांच के लिए भेज दिया गया। इंदौर
रोड पर डेंडिया गांव में एक गैस एजेंसी के गोदाम में चोरी की बड़ी वारदात हो गई है। चोर गैस एजेंसी के गोदाम से 222 गैस सिलेंडर चुराकर ले गए हैं। इतनी संख्या में सिलेंडर चोरी किसी बड़े वाहन के बिना संभव नहीं है। चोरी के वक्त गोदाम का चौकीदार अपने घर चला गया था। गुरुवार सुबह नानाखेड़ा थाने पर चोरी की इस घटना की सूचना पहुंची। मौके पर तफ्तीश करने गई थाने की मोटरसाइकिल पार्टी ने अपने वरिष्ठ अधिकारियों को घटना के बारे में बताया। नानाखेड़ा थाना प्रभारी भी मौके पर पहुंच गए थे। जिस गैस एजेंसी गोदाम में चोरी हुई है वह डेंडिया गांव और तपोभूमि के बीच स्थित है। यह गोदाम शक्ति गैस एजेंसी का है। शक्ति गैस एजेंसी का कार्यालय इंदौर रोड पर वेदनगर के पास है। गैस एजेंसी संचालक परमानंद सिंह के मुताबिक चोर गोदाम का ताला तोड़कर भीतर घुसे थे। गोदाम पर हमेशा चौकीदार तैनात रहता है, लेकिन जिस वक्त यह घटना हुई वह नजदीक ही अपने घर चला गया था। चौकीदार वापस लौटा तो उसे गोदाम का ताला टूटा हुआ मिला। गोदाम के पास ही किसी बड़े वाहन के टायरों के निशान भी मौजूद हैं। शुरुआती जांच में पता चला है कि गोदाम से 222 सिलेंडर चोरी हुए हैं। इनमें से कितने खाली या भरे हुए थे यह फिलहाल साफ नहीं है। गैस गोदाम में चोरी की सूचना पर हिंदुस्तान पेट्रोलियम कंपनी के अधिकारी भी मौके पर पहुंच गए थे। तपोभूमि जो है नानाखेड़ा थाना क्षेत्र अंतर्गत गैस एजेंसी का वहाँ एक गोडाउन है। वहाँ भी सूचना मिली है कि कल रात्रि में वहाँ से करीब 222 गैस टंकियाँ जो है उसका चोरी होना बताया गया है और घटनास्थल की तस्दीक की जा रही है। और जो वहाँ पे सुरक्षाकर्मी था, जो गोडाउन के सुरक्षा एक्टिव था, उससे भी पूछताछ की जाएगी। ओम गुरु कृपा राखी भंडार 21 वर्षों से अपनी सेवा दे रहा है। फैंसी राखियों का खजाना, क्वालिटी में मध्य प्रदेश नंबर 1 काउंटर। शहर में सबसे ज्यादा वैरायटी है। हमारे यहाँ एक से बढ़कर एक डिजाइनर रंगों में है फैंसी राखियाँ। बन्ना डोरी, स्टोन राखियाँ, मेटल स्टोन राखियाँ, वुडन वाली राखियाँ, चूड़ा राखियाँ, भैया भाभी की एंटिक जोड़ा राखियाँ, बच्चों की टेढ़ी राखियाँ, फुंदा राखियाँ, ब्राह्मण राखियाँ, फ्रेंडशिप डे राखियाँ, चंदन राखियाँ, रामा पैटर्न राखियाँ, गुजराती कड़े महिलाओं के लिए। इसके अलावा और भी कई प्रकार की राखियाँ हमारे यहाँ उपलब्ध हैं। हमारा पता ओम गुरु कृपा राखी भंडार, प्रकाश टॉकीज, नई सड़क, उज्जैन। मोबाइल नंबर 9098858899 9424511811। आइएगा जरूर। उज्जैन शहर में गरीब न होने के बावजूद गरीबी रेखा के राशन कार्ड के जरिए सरकारी मदद और सस्ता राशन लेने वाले परिवारों पर अब रिकवरी की जाएगी। कलेक्टर आशीष सिंह ने चेतावनी दी है कि बीपीएल सूची में फर्जी तरीके से नाम जुड़वाने वाले लोगों के खिलाफ वैधानिक कार्यवाही होगी। कलेक्टर आशीष सिंह के निर्देश पर जिला आपूर्ति अधिकारी कार्यालय की टीम द्वारा शहरी क्षेत्र में बीपीएल सूची की जांच की जा रही है। अब तक कुल 17,000 परिवारों की जांच की गई है, जिनमें से 2,000 परिवारों को फर्जी पाया गया है। यानी ये परिवार बीपीएल सूची में नाम जुड़वाने के लिए पात्र नहीं थे, फिर भी इन्होंने फर्जी तरीके से नाम जुड़वाकर सरकारी लाभ लिए। शहर में कुल 67,000 बीपीएल राशन कार्डधारी हैं। यह संख्या शहर में निवास करने वाले परिवारों का एक बड़ा हिस्सा है। कलेक्टर आशीष सिंह ने कहा कि अपात्र लोगों को अब अंतिम चेतावनी जारी की गई है। वे बीपीएल सूची से अपना नाम खुद ही हटवा ले। यदि जांच में वे अपात्र पाए गए तो अब तक उठाए गए लाभ की रिकवरी भी होगी और वैधानिक कार्रवाई भी होगी। ऋषिनगर जैसी पॉश कॉलोनी में चंद गुंडे तलवार लहरा जाते हैं, घरों पर पथराव करते हैं, लेकिन एफआईआर दर्ज होने के बाद भी, आरोपियों की साफ तौर पर पहचान हो जाने के बाद भी इन्हें गिरफ्तार नहीं किया जाता है। इसे आम गुंडों का हौसला बढ़ाने वाला कदम नहीं मानेंगे तो क्या मानेंगे। 21 जुलाई की रात ऋषिनगर में कुछ गुंडों ने यहां रहने वाले एक परिवार पर हमला किया। घर में केवल महिलाएं और बच्चियां थीं। तलवार लहराकर गुंडों ने इन महिलाओं और बच्चियों को धमकाया। इस घर में रहने वाले प्रभात चौहान को जान से मारने की धमकियां देकर गए। 23 जुलाई को माधवनगर थाने में एफआईआर दर्ज हुई। एक अपराधी लल्लू की पहचान भी हो गई। पुलिस वालों को यह भी पता है कि आरोपी लल्लू की निकात चौराहे के नजदीक दुकान है। इसके बावजूद एक सप्ताह बीत जाने के बाद भी
मुख्य आरोपी गिरफ्तार नहीं हो सका और न ही उसके साथी। माधवनगर पुलिस मामले में अब भी कह रही है कि आरोपी बचेंगे नहीं। हाँ, विगत 2 दिवस पूर्व एक प्रभात चौहान नाम के व्यक्ति ने शिकायत थाना पर की थी कि उसके घर पे कुछ अज्ञात बदमाश 4-5 जो कि तलवार लिए आए हुए थे और उन्होंने उसके घर पर पथराव भी किया था और जान से मारने की धमकी भी दी थी। उस पर से अपराध पंजीबद्ध किया गया है। उसमें एक व्यक्ति नामजद है जो कि लल्लू नाम का है, जिसका कोई गारमेंट का व्यापार है। उसकी और बाकी अन्य अपराधियों की जो उसमें अपराध में संलिप्त थे उनकी तलाश सरगर्मी से की जा रही है। जल्द से जल्द उनके पकड़ के जाकर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। माध्यमिक शिक्षा मंडल की हायर सेकेंडरी परीक्षाओं के गुरुवार को परिणाम घोषित कर दिए गए हैं। सरकार पहले ही सभी विद्यार्थियों को उत्तीर्ण घोषित करने का फैसला कर चुकी है, लिहाजा परीक्षा परिणाम 100% रहा है। हायर सेकेंडरी व्यावसायिक और हायर सेकेंडरी अंतमुक्त बधिर परीक्षाओं में इस साल जिले के करीब 20,000 विद्यार्थी शामिल हुए थे। इतिहास में संभवतः पहली बार ऐसा हुआ है कि इनमें से एक भी परीक्षार्थी फेल नहीं हुआ। जिले के सरकारी और प्राइवेट स्कूलों से इस साल 14,818 नियमित और 5,450 स्वाध्यायी परीक्षार्थी परीक्षाओं में शामिल हुए थे। 10वीं बोर्ड का रिजल्ट, हायर सेकेंडरी के मासिक टेस्ट, अर्धवार्षिक परीक्षा और प्री बोर्ड परीक्षाओं के अंकों का औसत निकालकर यह रिजल्ट बनाया गया है। जिला शिक्षा अधिकारी रमा नाहटे के मुताबिक यदि कोई विद्यार्थी इस रिजल्ट से सहमत नहीं है तो वह 1 सितंबर से होने वाली परीक्षाओं में दोबारा शामिल हो सकता है। आज कक्षा 12वीं का रिजल्ट घोषित हुआ है। जिले में सरकारी और प्राइवेट स्कूलों के कुल 14,818 बच्चे बैठे थे नियमित परीक्षार्थी के रूप में और प्राइवेट परीक्षार्थी के रूप में 5,450 बच्चे बैठे थे और 100% परिणाम आया है राज्य का भी और जिले का भी। परिणाम को लेकर क्या किस प्रकार के कुछ क्राइटेरिया थे ना, कुछ मोटे तौर पर? परिणाम माध्यमिक शिक्षा मंडल ने एक फार्मूला दिया था, उस फार्मूले के आधार पर तैयार किया गया। गत वर्ष का स्कूल का रिजल्ट, बच्चे के 6वाई परीक्षा और मासिक टेस्ट के नंबर और प्री बोर्ड परीक्षा जिसमें वो सम्मिलित हुआ है, उसके आधार पर उसका कैलकुलेशन करके तैयार किया गया। यदि कोई बच्चा अगर इन परिणामों से संतुष्ट नहीं होता तो आगे वो दोबारा परीक्षा देने के लिए दोबारा परीक्षा दे सकता है। 1 सितंबर से परीक्षा होगी, उसकी जो भी तारीख घोषित होगी उसमें वो शामिल हो सकता है। जिले के लगभग सभी सरकारी कार्यालयों में गुरुवार को कामकाज ठप रहा। सरकारी कर्मचारियों ने मध्य प्रदेश सरकार के खिलाफ संयुक्त मोर्चे का आह्वान कर 1 दिवसीय हड़ताल रखी। कर्मचारियों ने टावर चौक पर विरोध प्रदर्शन भी किया। 1 दिवसीय इस हड़ताल का सबसे ज़्यादा असर जिला अस्पताल में देखा गया। यहाँ की नर्सेस और अन्य स्टाफ भी हड़ताल पर था। अस्पताल में केवल इमरजेंसी सेवाएं चालू रही। मध्य प्रदेश के कर्मचारी इंक्रीमेंट, एरियर और महंगाई भत्ते की मांग कर रहे हैं। इसके अलावा कोरोना योद्धा के रूप में सेवा देने वाले कर्मचारियों को 10,000 रुपये का अतिरिक्त भुगतान भी नहीं किए जाने से कर्मचारियों में नाराजगी है। सरकार के द्वारा 10-10 हज़ार रुपये कोरोना काल का देने के लिए बोला था, पर आज तक ना तो कोई आदेश आए और ना ही दिया गया। उसके बावजूद भी कर्मचारियों ने बीमार रहते, अपने परिवार बीमार रहने के बावजूद भी अपनी सेवाएं लगातार दी है, पर सरकार ने उनके साथ कोई सहानुभूति नहीं रखी और उनके इंक्रीमेंट जो थे वो भी प्रतिबंधित कर दिए हैं और वेतन वृद्धि भी जो बढ़ी हुई है वो भी नहीं दी और जो एरियर था उसको भी उन्होंने बैन कर रखा है। ना वो एरियर दिया गया, ना महंगाई भत्ता उसमें ऐड किया गया, केवल अभी तक आश्वासन ही मिल रहे हैं। इसलिए हम लोगों में ये आक्रोश है कि हम लोग इतना काम करने के बावजूद हमारे काम का कोई मानदेय नहीं दिया गया। 20 दिन के बाद शहर में फिर से कोरोना संक्रमण ने दस्तक दे दी है। बुधवार रात आए जिले के हेल्थ बुलेटिन में एक मरीज के कोरोना संक्रमित होने की पुष्टि हुई है। यह संकेत अच्छा तो बिल्कुल नहीं कहा जा सकता। क्या वाकई बाजार में फिर सख्ती बरतने की नौबत आ गई है? पिछले लगभग 1 महीने से जिले में हर रोज औसत 1,800 लोगों के कोविड टेस्ट हो रहे हैं। 20 दिन से शहर में एक भी नया कोरोना संक्रमित मरीज नहीं मिला। बुधवार शाम एकाएक शाजापुर में पदस्थ एक शिक्षक के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने से चिंता बढ़ना लाजमी है। इसका साफ मतलब है कि कोरोना अभी हमारे बीच ही मौजूद है। इस एक संकेत के बाद अब एसपी सत्येंद्र शुक्ला भी कह रहे हैं कि बाजार में मास्क नहीं पहने
पहनने और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करने वालों की दोबारा से चेकिंग शुरू की जाएगी। निश्चित तौर पे जैसा तीसरी लहर की एक संभावना जताई जा रही है, उसके संदर्भ में एक जो व्यवस्था, जो सोशल SMS जिसको बोलते हैं, सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क और इसके अलावा सैनिटाइज़र का उपयोग, ये तो एक सामान्य प्रक्रिया में है। कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर की बार बार बात की जाती है, उसको हम सुनिश्चित करेंगे कि जो बाज़ार में लोग मास्क का उपयोग करें और जो कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर के संदर्भ में जो चीज़ें दी गई हैं उसका भी पालन सुनिश्चित हो। इसके लिए जो हमारे जो ट्रैफिक पॉइंट्स हैं, जो सामान्य चेकिंग व्यवस्था है, उसके दौरान भी हम इस पर काम करेंगे।